हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्लांट के टिश्यूज़ को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि हमने एग्जाम्पल के लिए कि एक आम का जो पेड़ है, तो उसका टिश्यूज़ निकाले, उस पेड़ के पत्तों से या कहीं से भी टिश्यूज़ लिए। अब उन टिश्यूज़ को क्या किया जाएगा, लैब में कंट्रोल्ड कंडीशंस में अब उस टिश्यूज़ को हम कुछ ऐसे कंडीशंस देंगे कि वो क्या करेगा, उससे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। मतलब डायरेक्ट एकदम बड़ा सा प्लांट नहीं बन जाएगा, पहले एक मास ऑफ सेल्स बनता है। अब वो मास ऑफ सेल्स में हम कुछ हार्मोन्स डालते हैं उस हिसाब से, तब उस पे शूट बनता है, रूट बनता है, फिर एक छोटा सा क्या बनेगा, सीडलिंग या फिर प्लांटलेट बनेगा। अब उस प्लांटलेट को हम क्या करेंगे, पहले किसी गार्डन वगैरह में या फिर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको चेक कर लेंगे कि हाँ बढ़िया से ये ग्रो कर रहा है, उसके बाद पूरे फील्ड में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है कि प्लांट टिश्यूज़ को यूज़ करके हम नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और ये चीज़ होती है कंट्रोल लेबोरेटरी में एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में होता है। इसको हम इन विट्रो कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो इन विट्रो बेसिकली क्यों कहते हैं कि इन विट्रो का नाम होता है, इन विट्रो जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है इन ग्लास, ग्लास। तो हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं, ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं इस टेक्निक के लिए, जैसे कि पेट्री डिश हो गया या फिर टेस्ट ट्यूब्स हो गए। तो ग्लास का यूज़ करते हैं, ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन विट्रो कल्चर भी कहते हैं। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर हुआ। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, टेक्निक क्या है, मतलब स्टेप क्या है कि कैसे हम किसी प्लांट के टिश्यू से फिर से नया प्लांट कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो इसका देखिए फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बहुत सारा है। क्या होगा कि एक प्लांट का टिश्यू हम लेंगे, उससे कई सारा प्लांट बना सकते हैं, तो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगी। फिर डिज़ीज़ फ्री हम प्लांट बना सकते हैं। एक फिर टिश्यू कल्चर को यूज़ करके ही हम हाइब्रिड प्लांट्स बना सकते हैं, अच्छे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट बना सकते हैं। तो ये तो चलिए हम किसी दूसरे वीडियो में इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे, अभी तो बहुत टॉपिक है इस यूनिट में। तो आज हमारा जो शुरुआती है ये लेक्चर कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू ग्रो एंड कल्टीवेट प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स इन अ कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है सेल्स को, प्लांट की सेल्स, टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स को ग्रो करने के लिए एक कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में। इन विट्रो प्लांट कल्चर दोनों सेम चीज़ है। इन विट्रो प्लांट कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर refers to the cultivation and growth of plant cells, टिश्यूज और ऑर्गन्स इन अ कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट। तो ये दूसरी डेफिनेशन है कि इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है कि यहाँ पे हम एक कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में प्लांट सेल्स की, टिश्यूज़ की और ऑर्गन्स की ग्रोथ कराते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। बेसिकली हम टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं, वो भी प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, वहाँ से हम टिश्यू को निकालेंगे और उसी से कल्चर करवाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा टिश्यू कल्चर कह देते हैं इसको। और यहाँ पे इन विट्रो की बात की गई है कि इन विट्रो क्या होता है, एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है इन ग्लास। तो इसको इसलिए करते हैं क्योंकि हम ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गया, पेट्री डिशेज़ हो गए, इसीलिए इसको इन विट्रो प्लांट कल्चर भी कहा जाता है। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर हुआ। अब आते हैं हमारा पॉइंट कि ये प्रिंसिपल क्या है इसका, जो प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है तो क्या बेस है इसका, क्या क्या प्रिंसिपल्स इसको रूल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या मतलब है, टोटीपोटेंट जो सेल होता है, तो टोटीपोटेंट सेल एक ऐसे सेल को कहते हैं जो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सके। ठीक, एक ऐसा सेल जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सके, उसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस में बात करें, एनिमल्स में, तो हम कह सकते हैं कि जो जाइगोट होता है वो टोटीपोटेंट सेल हम कह सकते हैं, या फिर उससे भी पहले हमने तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने देखा है, तो वो क्या होता है, उसको कह सकते हैं क्योंकि अब उस जाइगोट से पूरा का पूरा एक ह्यूमन बनता है। ठीक, तो वो कह सकते हैं टोटीपोटेंट सेल है। तो देखिए, अगर प्लांट्स में हम बात करें टोटीपोटेंसी प्रिंसिपल जो है वो कैसे प्लांट सेल टिश्यू में, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर में इसका यूज़ हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि
एक सेल है जो पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, तो वो टोटिपोटेंट सेल है। इसके अलावा जैसे अगर हम ह्यूमंस में ही बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं। तो वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं उनकी उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है। वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, ठीक। अब अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड, अगर ये सब आप जानते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ से भी रिलेट करके हम चल रहे हैं कि क्या हो रहा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम टिश्यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब इन टिश्यूज़ जब हम इनको न्यूट्रिएंट मीडियम पे डालते हैं तो क्या होता है ना, ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कैलस कहते हैं। अब इस कैलस में क्या किया जाता है, फिर हॉर्मोन्स डाले जाते हैं, इंड्यूस करवाए जाते हैं, उस हिसाब से क्या होता है, शूट रूट का फॉर्मेशन होता है, बाद में क्या हो जाती है, पूरी प्लांटलेट बन जाती है। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड है सेल स्केलस जो है, जब हम इसमें हॉर्मोन्स डालते हैं तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है, रूट सिस्टम बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, तो ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है। देखिए कोई सेल अगर अनडिफरेंशिएट है तो उसके कहने का मतलब है ना कि वो अभी कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो ये जो कैलस बनता है तो ये अनडिफरेंशिएटेड क्यों है, क्योंकि ये आगे चलकर कोई भी सिस्टम बना सकता है। मतलब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो आप जिस इसको जब जैसा हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंड्यूस करोगे, आप शूट सिस्टम के लिए इसमें इंड्यूस करोगे तो शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। रूट सिस्टम के लिए इंड्यूस करोगे तो रूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। तो आप जैसा इंड्यूस करोगे इसमें हार्मोन, तो उस हिसाब से इसमें क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी, ठीक। अभी ये जो कैलस होता है वो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि वो अभी कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसे समझिए, दो तीन हमारे पास टर्म्स हैं। देखिए मान लीजिए आपकी जो हाथ के सेल्स है, जो हाथ के सेल्स हैं आपके, अब वो क्या है, वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक। वो क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है। वो क्यों डिफरेंशिएटेड सेल्स है, क्योंकि उन्होंने अपनी डिवाइड करने की क्षमता ख़त्म कर दी है, ठीक। और वो क्या कर रहे हैं, वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंशिएटेड सेल हम उन सेल्स को कहते हैं जो अपने डिवाइड करने की क्षमता को खो देती है, कैपेसिटी को ख़त्म कर देती हैं और एक कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि आपकी हाथ की सेल्स है तो वो डिवाइड करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो अब हाथ की सेल्स बन चुकी हैं तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि वो हाथ की सेल्स हैं, ठीक। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। अनडिफरेंशिएटेड क्या होते हैं, जब वो अभी कोई भी उसको फंक्शन नहीं दिया गया है, वो कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है, वो किसी भी तरह के सेल्स में स्पेशलाइज नहीं हुई है। तो वो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है ना, वो किसी भी तरीके का सेल बना सकती है, ठीक है, कोई भी सेल बना सकती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एक होता है कि डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अब जो डिफरेंशिएटेड सेल होती है, ठीक, डिफरेंशिएटेड सेल मतलब वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है, वो स्पेशलाइज्ड हो गई है किसी स्ट्रक्चर में, जैसे कि हाथ, आपकी हाथ की सेल्स हैं। तो डी डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब कि वो फिर से अपना डिवाइड करने की कैपेसिटी उसके पास आ जाती है और वो फिर से डिवाइड करने लगती है, वो फिर से अनडिफरेंशिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब कि जो पहले एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में थी, पहले एक फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, और क्या था, उन्होंने अपनी डिवाइड करने की क्षमता खो दी थी। फिर क्या हुआ कि उनके पास डिवाइड करने की क्षमता फिर से आ गई, तो वो सेल डी डिफरेंशिएटेड हो गई। फिर से क्या होता है, फिर से वो किसी फंक्शन में परफॉर्म करने लग जाती हैं, फिर से उनके पास जो डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम री डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारा जो कैलस होता है वो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, मतलब कि वो अभी किसी भी फंक्शन में उसको क्या हुआ है, वो नहीं गया हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड है, वो चला जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। तो हम बात करें जो टोटीपोटेंसी की, तो टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है, जो सेल की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ठीक है। तो वो टोटीपोटेंसी होती है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में यही जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है, ठीक। जो कैलस होता है तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में, और क्या होता है, फिर से हमें एक प्लांट मिल जाता है, मतलब पहले प्लांटलेट मिलेगा, सीडली मिलेंगी, फिर उसको क्या हो जाएगा, उससे हम
पूरे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन देखिए कि दिस मीन्स दैट अ सिंगल सेल सच एज अ लीफ सेल कैन बी कल्चर्ड एंड इंड्यूस टू फॉर्म अ एंटायर प्लांट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टोटी पोटेंसी वाला जो ये एबिलिटी है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई एक सिंगल सेल ले, कोई पत्ता है, लीफ का सेल ले, तो अब उस लीफ के सेल से हम पूरा को पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टोटी पोटेंसी का मतलब ये है कि हम कोई एक सेल की कैपेसिटी जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे। तो लीफ सेल, एक आपने सिंगल सेल लिया, लीफ सेल, आपने तो सिर्फ लीफ का सेल लिया है, लेकिन उस लीफ सेल से पूरा का पूरा वो ट्री बन जाएगी, और इसी चीज़ को हम टोटी पोटेंसी कहते हैं। और ये चीज़ इनमें क्या आती है, ये जो डी डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन, ये सारे प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। ठीक, क्योंकि जब आप लीफ सेल को लेंगे तो क्या होगा, जब वो लीफ सेल क्या है, देखिए आप समझिएगा फिर से। लीफ सेल डिफरेंशिएटेड सेल है ना, वो लीफ की एक सेल है, वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करती है, लीफ की स्ट्रक्चर में रहती है, तो वो क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल है। लेकिन जब कैलस का फॉर्मेशन होता है तो वो लीफ सेल क्या बन जाती है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाती है। अब वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अब उसके पास ये कैपेसिटी आ गई है कि वो अब कोई भी सेल बना देगी, वो टोटीपोटेंट सेल बन चुकी है अब, तो उससे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये क्या होती है, टोटी पोटेंसी होता है, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन और टोटी पोटेंसी, अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाले पोर्शन से ये क्लियर होगा आपको, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं बता दूँ टोटी पोटेंसी वाला क्लियर तरीके से। ठीक, तो ये टोटी पोटेंसी वाला होता है। अगर और कुछ नहीं तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर प्रिंसिपल की बात की जाती है कि प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रिंसिपल क्या है, तो पहला तो हम बोलेंगे टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी मतलब जो प्लांट की एबिलिटी होती है एक सिंगल सेल की, कि वो किसी भी तरीके के सेल में क्या हो सकता है, डिराइव हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है, और पूरा को पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो ये एक फॉलो होता है प्रिंसिपल। उसके बाद है दूसरा है कि सेल प्लास्टिसिटी। सेल प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है ना, सेल प्लास्टिसिटी ये भी एक प्लांट की कह सकते हैं कैपेसिटी, एबिलिटी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट जिस एनवायरनमेंट में है, सॉरी, प्लांट की जो सेल है, सेल कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जो सेल है वो जिस एनवायरनमेंट में है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जब वो खुद को अडेप्ट कर लेती है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, सेल प्लास्टिसिटी। तो देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर में सेल प्लास्टिसिटी का रोल है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देते हैं, एंड वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे। वो नेचर में नहीं है, नेचुरल एनवायरनमेंट में तो नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, पेट्री डिश के अंदर, और क्या करते हैं, और वो जो टिश्यू होता है, जो प्लांट का सेल होता है, वो क्या करता है, वो खुद को इस कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करता है। ठीक, और एक नया प्लांट हम बना सकते हैं उससे। तो प्लास्टिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो देखिए, इन प्लांट टिश्यू कल्चर सेल प्लास्टिसिटी refers to the ability of plant cells to change their identity and behavior in response to specific environmental conditions or signals। तो सेल प्लास्टिसिटी क्या है, प्लांट सेल्स की जो एबिलिटी है कि खुद की आइडेंटिटी को वो चेंज कर सके, अपने बिहेवियर को चेंज कर सके, जिस तरीका का उनको एनवायरमेंटल सिग्नल्स और कंडीशंस मिल रही हैं उसके बिहाफ पे। जैसे कि आपने लीफ सेल डाला, लीफ सेल से आप क्या करना चाहते हैं, मतलब उसका टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं और एक नया प्लांट आप बनाना चाहते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, वो लीफ सेल जब प्लांट टिश्यू कल्चर में जाएगी तो सेल प्लास्टिसिटी शो करेगी, वो अपनी आइडेंटिटी खो देगी। ठीक, और फिर आइडेंटिटी खोकर वो भूल जाएगी कि मैं लीफ सेल हूँ, और क्या करेगी, जैसा उसको एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे सिग्नल्स मिलेंगे, वो उन सिग्नल्स के हिसाब से क्या बन जाएगी, अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगी, और फिर से जैसा उसको बनाना जाएगा वो बन जाएगी। तो इसको सेल प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो मेन प्रिंसिपल है पीटीसी का, प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो है। और यहाँ पे वही चीज़ कही गई है, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी प्लांट टिश्यू कल्चर के ही क्या है, प्रिंसिपल्स में आएंगी। तो ये बात होगी प्रिंसिपल्स की। अब बात करते हैं कंपोनेंट में कि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो पहला है एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट क्या होता है, एक्स प्लांट जिस चीज़ से आप बनाना चाहते हैं, मतलब जिस चीज़ का आप टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, प्लांट का वो पार्ट जिससे आप टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, मतलब आपने लीफ लिया, ठीक है,
लीफ लिया तो लीफ आपका एक एक्सप्लांट है, लेकिन पूरा का पूरा ये लीफ नहीं यूज़ होता। लीफ का अब आपको छोटा सा इसका टुकड़ा काटेंगे आप, वो जो छोटा सा आप टुकड़ा लेंगे, जो सेल लेंगे, वो एक्सप्लांट होता है। तो बेसिकली अभी हम समझते हैं कि क्या है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो प्लांट का पार्ट टिश्यू कल्चर के लिए, वो क्या होता है, एक्सप्लांट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कल्चर मीडिया। अब ग्रो करने के लिए, टिश्यू को ग्रो करने के लिए आपको कल्चर मीडिया देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, तभी तो वो ग्रो करेगा। ठीक, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर होता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन में स्टरलाइज किया जाता है, अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है, क्योंकि अगर कंटामिनेटेड रहेगा तो डिजीज्ड प्लांट हो सकता है आगे चलकर, तो स्टरलाइजेशन परफॉर्म होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब कि हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स के बिना ग्रो कैसे करेगा, तो हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशंस और सब कल्चरिंग। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब उसको ऐसे कंडीशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेम्परेचर वगैरह उस हिसाब से, तभी तो वो उस हिसाब से खुद को सिग्नल जैसा मिलेगा वो ग्रो करेगा। सब कल्चरिंग होती है, मतलब सब कल्चरिंग में तो सिंपली एक से जगह दूसरे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो सब कल्चरिंग होती है। तो चलिए इसको और हम समझते हैं डिटेल में थोड़ा और। तो देखिए सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है प्लांट मटेरियल या फिर एक्सप्लांट। प्लांट टिश्यू कल्चर का कंपोनेंट हम देख रहे हैं, तो पहला क्या है, प्लांट मटेरियल और एक्सप्लांट। तो ये क्या होता है, दिस कैन बी एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव, या फिर कोई एक सिंगल सेल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कल्चर करने का पर्पस क्या है, और ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कल्चर, कल्चर की शुरुआत के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआती मटेरियल होता है एक्सप्लांट। तो बेसिकली एक्सप्लांट हम सिंपली क्या कह सकते हैं, जिस चीज़ से आप कल्चर करना चाहते हैं वो प्लांट का पार्ट होता है, तो वो होता है प्लांट मटेरियल या फिर एक्सप्लांट। अब दूसरा है कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया क्या है कि दिस इज़ द न्यूट्रिएंट रिच सबस्टांस। ये न्यूट्रिएंट रिच सबस्टांस होता है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है हमारा वो होता है, जो क्या करता है, नेसेसरी एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जो प्लांट टिश्यू है उसके। ठीक, तो इस मीडिया में बेसिकली क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक। विटामिन्स होती हैं, शुगर्स होती हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ये सारी चीज़ें कल्चर मीडिया में होती हैं। कल्चर मीडिया में बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस होती हैं इसमें, जो टिश्यूज़ की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो ये कल्चर मीडिया दूसरा कंपोनेंट हुआ हमारा। उसके बाद होता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन में क्या होता है, तो टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन, तो एसेप्टिक कंडीशंस को बनाए रखने के लिए स्टरलाइजेशन किया जाता है। अब एसेप्टिक कंडीशंस क्या होता है, तो एसेप्टिक कंडीशन होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। किसी तरीके का वहाँ पे कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म ना हो, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, जो भी आप प्लांट मटेरियल यूज़ करें या फिर जो भी आप कंटेनर्स वगैरह यूज़ करें सब में, तो उनको स्टरलाइज़ किया जाता है ताकि एक एसेप्टिक कंडीशन बनी रहे। ठीक है, तो जो एक्सप्लांट्स होते हैं और जो कल्चर मीडियम होता है उसको स्टरलाइज़ किया जाता है अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा, जैसे कि ऑटोक्लेविंग या फिर फिल्ट्रेशन मेथड्स के द्वारा उनको स्टरलाइज़ किया जाता है। ठीक, ताकि किसी तरीके का भी कंटामिनेशन ना हो। दिस हेल्प्स प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से किसी तरीका को कोई कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए। अब नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो मतलब कि हार्मोन्स, तो ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कल्चर मीडियम में, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें ऐड किया जाता है, ताकि प्लांट जो टिश्यूज़ है जो आपने यूज़ किया है, जिसका कल्चर करना चाहते हैं आप, तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैनिपुलेट किया जा सके, चेंजिंग की जा सके उसमें। तो क्या क्या इसमें यूज़ होता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स और जिबरेलिन्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। तो ये क्या होता है, द ग्रोथ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, मतलब जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उनको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, और लाइट की इंटेंसिटी देखा जाता है, फोटो पीरियड की कितने अमाउंट में कितने देर तक लाइट मिल रहा है, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, ताकि जो नेचुरल मैकेनिज़्म है ग्रोथ का उसको फॉलो किया जा सके। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी होती हैं। और नेक्स्ट होता है सब कल्चरिंग। तो ये क्या होता है कि एज द प्लांट टिश्यूज ग्रो दे मे नीड टू बी ट्रांसफर टू न्यू कल्चर मीडिया पीरियोडिकली टू प्रोवाइड देम विद फ्रेश न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसमें क्या होता है कि आपने इस वाले कल्चर मीडिया में आपने ग्रो कराया,
ठीक है, धीरे-धीरे ये बड़ा मतलब बढ़ रहा है, जो भी ये प्रोसेसेस आगे बढ़ रही हैं, तो इसको आप दूसरे कल्चर मीडिया में जस्ट ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि अच्छे से ग्रोथ हो। समय-समय पे ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे कल्चर मीडिया में। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम सब कल्चरिंग कहते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी कंपोनेंट्स हैं पीटीसी के, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के। एक्सप्लांट, कल्चर मीडिया, स्टरलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन और सब कल्चरिंग, ये मेन कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए प्रिंसिपल देख लिया हमने, कंपोनेंट क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो अब हमारा क्या बाकी है, स्टेप, किस तरीके से कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, ये देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्लांट प्रिपरेशन। सबसे पहले जो भी एक्सप्लांट होता है, मतलब जो प्लांट का वो पार्ट जिसके आप यूज़ करना चाहते हैं कल्चर के लिए, उसको तैयार किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक स्मॉल पीस को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कोई भी प्लांट टिश्यू का, जैसे कि लीफ, स्टेम या रूट। आपने मतलब कुछ भी लीफ लिया या फिर स्टेम लिया, रूट लिया, कुछ भी लेंगे और उसको थोड़ा सा एकदम स्मॉल पीस लेंगे उसका, ठीक है, उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। अब एक्सप्लांट आपने ले लिया, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, जैसा हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। तो जो एक्सप्लांट आपने लिया है उसको स्टरलाइज किया जाएगा डिसइंफेक्टेंट्स के द्वारा, जैसे कि ब्लीच हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, इसकी मदद से उस जो भी आपने ये पत्ता लिया था उसका जो छोटा सा टुकड़ा लिया था, तो उसको स्टरलाइज किया जाएगा ताकि किसी तरीके का जो कंटामिनेशन है, कोई बैक्टीरिया फंगाई होगी, वो सारी चीज़ें निकल जाएगी, ठीक, एसेप्टिक कंडीशन बनी रहे, इसलिए उस एक्सप्लांट को स्टरलाइज किया जाता है। इससे क्या होता है कि दिस एंश्योर्स अ क्लीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कल्चर, तो साफ सफाई बनी रहती है। तो पहला क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि आप प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि आप प्लांट सेलेक्ट करेंगे जो आप प्लांट का कल्चर करना चाहते हैं। उसके बाद एक्सप्लांट लेंगे आप, मतलब जो भी पत्ता हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया। उसके बाद एक छोटा-सा पीस लेंगे उसका, उस पीस को आप क्या करेंगे, आप स्टरलाइज़ करेंगे। स्टरलाइज़ करने के लिए ब्लीच या अल्कोहल का यूज़ होता है, मतलब डिसइंफेक्टेंट का यूज़ होता है ताकि जो भी अगर कोई कंटामिनेशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक। उसके बाद न्यूट्रिएंट मीडिया, तो न्यूट्रिएंट मीडिया में जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ग्रोथ के लिए, वो सारी होती हैं। तो देखिए, अ न्यूट्रिएंट मीडियम टिपिकली अ जेल लाइक सब्सटेंस, तो न्यूट्रिएंट मीडियम टिपिकली कैसा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इज़ प्रिपेयर्ड विद अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में हम पहले ही देख चुके हैं कि एक बैलेंस बना होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और प्लांट हार्मोन्स का। दिस मीडियम प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द एक्सप्लांट टू ग्रो, तो ये क्या करता है, एक्सप्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया। अब आपने उसमें क्या किया, जो एक्सप्लांट को आपने स्टरलाइज किया है वो न्यूट्रिएंट मीडियम में आप डाल देंगे। उसके बाद होता है कैलस इंडक्शन। कैलस इंडक्शन होता है। तो कैलस क्या होता है, हम बात कर चुके हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, मतलब एक मास ऑफ सेल बन जाता है, वो अनडिफरेंशिएटेड, अनऑर्गेनाइज होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो कैलस इंडक्शन होता है। तो द एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम, उसको आप न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं एक्सप्लांट को, एंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस इट फॉर्म्स अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड अ कैलस। तो जैसे आप एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। दिस कैलस कैन बी फर्दर मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्लांट टिश्यूज। अब इस कैलस को आगे मैनिपुलेट किया जाएगा, चेंजेस की जाएंगी उसमें, ताकि जो स्पेसिफिक प्लांट टिश्यू आप बनाना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, आप पूरा का पूरा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो भी आपको मैनिपुलेशन करना होगा वो किया जाता है। तो कैलस इंडक्शन हो गया। उसके बाद होता है शूट इनिशिएशन। बेसिकली कैलस इंडक्शन की बाद क्या होता है, कह सकते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि ऑर्गन्स जो बनने की जो प्रोसेस है वो की जाती है, शूट बनना, रूट बनना, ये होता है। तो देखिए उसके बाद होता है शूट इनिशिएशन। कैलस बन चुका, अब शूट इनिशिएशन होगा। अब ये चीज़ तो जानते होंगे ना आप, तो ये वाला मिट्टी है, ये ऊपर जो होता है वो शूट होता है, नीचे तो रूट होता है, तो शूट इनिशिएशन होगी। तो द कैलस कैन बी इंड्यूस्ड टू डेवलप शूट्स बाय एडजस्टिंग द न्यूट्रिएंट मीडियम एंड एडिंग स्पेसिफिक ग्रोथ रेगुलेटर्स। दीज शूट्स कैन बी फर्दर मल्टीप्लाइड थ्रू सबकल्चरिंग। तो शूट इनिशिएशन में क्या होता है, शूट बनने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं और जो हार्मोन्स चाहिए हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। रूट इंडक्शन में भी सेम वही चीज़ होगी कि एक बार जब शूट बन जाता है तो उनको क्या कर दिया जाता है,
कि उसको डिफरेंट अब दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम पे डाल दिया जाएगा जो रूट फॉर्मेशन को बढ़ावा देते होंगे। रूट फॉर्मेशन के लिए कुछ और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे हार्मोन चाहिए होते हैं, तो उसको क्या होता है इंड्यूस किया जाता है और फिर रूट बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, अब शूट भी आ गया है, रूट भी आ गया है, आपके पास एक छोटा सा प्लांटलेट बन चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, एक्लीमेटाइजेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांटलेट बन चुका है उसको किसी ग्रीन हाउस में या फिर ऐसी ग्रीन हाउस जैसे किसी सिमिलर एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ पे वो अब थोड़ा नेचुरल कंडीशन को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है वो खुद को अडेप्ट करते हैं, तो इसको एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, और ये हेल्प करता है उनको फुल्ली ग्रोन प्लांट बनने में। उसके बाद आप उसको फील्ड में लगा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा किसका, प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो ये जो चीज़ हमने वर्ड के फॉर्म में देखी है, अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक प्लांट होगा। ठीक, आप एक प्लांट को चूज़ करेंगे। आप इस प्लांट में क्या करेंगे, एक्स प्लांट कट किया जाएगा। ठीक है, एक्स प्लांट मतलब कोई भी एक आप हिस्सा लेंगे, प्लांट पत्ता लेंगे, स्टेम लेंगे, रूट लेंगे, कुछ भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कटिंग ऑफ एक्स प्लांट। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपने एक मदर प्लांट लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप एक्स प्लांट लेंगे। तो आपने हमने एग्जांपल के लिए क्या लिया है, लीफ लिया है। तो लीफ ले लिया आपने। अब लीफ का थोड़ा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आप काटेंगे, ये निकाल लेंगे थोड़ा सा टुकड़ा। अब इसको हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं वो एक्स प्लांट हो गया। अब इस एक्स प्लांट को क्या करें, दूसरा स्टेप क्या होता है, अब एक्स प्लांट को आपको स्टरलाइज करना होता है, स्टरलाइजेशन की जाती है। तो सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है 10 मिनट के लिए। ठीक है, क्या किया जाता है कि उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड, जैसे हमने कहा ना कि ब्लीच का या फिर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद ये 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप इस एक्सपेरिमेंट को निकालेंगे, निकाला जाता है। उसको अब 3-4 मिनट के लिए धोया जाएगा, वॉश किया जाएगा, क्योंकि अब उस पे सोडियम हाइपोक्लोराइड लगा हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको क्या किया जाएगा, वॉश किया जाएगा डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में इसको वॉश किया जाता है। ठीक, एक बार और इसको देखेंगे, एक देखिए अभी, तो डिस्टिल्ड वाटर में उसको वॉश किया जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में। तो ये मान लीजिए हमारा टेस्ट ट्यूब है, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है। अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में आप एक्स प्लांट को डाल देंगे, और डालने के बाद तुरंत किसी भी चीज़ से कॉटन से या फिर कोई भी चीज़ होगी जिससे आप इसको बंद कर देना है। ठीक है, बंद कर देंगे। तो ये कॉटन से ढक दिया आपने, बंद कर दिया। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने एक्स प्लांट को डाल दिया है। अब क्या होगा, इसको इंक्यूबेट किया जाएगा 3 से 6 वीक के लिए, 6 वीक्स के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेशन होती है। अब क्या होता है, उतने दिनों बाद कैलस बन जाता है। कैलस क्या होता है, हमारा जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है वो बन जाता है। अब कैलस में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, शूट फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो शूट डेवलपमेंट हो जाएगा। शूट फॉर्मेशन के बाद आप उसको दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रूट फॉर्मेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो रूट फॉर्मेशन होने के बाद आपके पास रूट सिस्टम दोनों आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस में या फिर जहाँ भी आपको लगाना है एनवायरनमेंट में, वहाँ उसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या होता है, साइकिल मीन जो स्टेप है वो चलता रहता है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपने मदर प्लांट को एक सेलेक्ट किया। उस मदर प्लांट में आपने कोई एक एक्स प्लांट लिया। अब एक्स प्लांट जो लेंगे, मतलब उसका आप छोटा सा टुकड़ा लेंगे, स्मॉल पीस कर देंगे, तो वो हमारा एक्स प्लांट आ गया। उस एक्स प्लांट को लेकर सबसे पहले क्या किया जाता है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। किसी भी ब्लीच या अल्कोहल में उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की सॉल्यूशन में आप उस एक्स प्लांट को 10 मिनट के लिए सरफेस स्टेरिलाइज करेंगे। उसके बाद इस प्लांट को निकाल कर 3 से 4 मिनट के लिए डिस्टिल्ड वाटर में इसको रख देंगे, मतलब उसको वॉश करेंगे। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर से निकाल के उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाएगा, क्योंकि अब ये साफ़ हो चुका है। ठीक है, वो अब माइक्रोब से फ्री है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाएगा। फिर 3 से 6 वीक के लिए इंक्यूबेशन होती है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, और बाद में हमारा क्या होता है, कैलस बन जाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन गया। अब इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में शूट फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन होता है, और बाद में हमारा एक प्लांटलेट बन जाता है। फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हम ग्रो करा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो स्टेप है वो चलता रहता है शूट और सॉरी प्लांट टिश्यू कल्चर का। ठीक, तो ये हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया। अब क्या है ना,
हम इसी वीडियो में ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस वाला टॉपिक भी कवर करते हैं, क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो हम इसको कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हो गया हमारा कैलस बन जाता है, तो कैलस बनने के बाद क्या होती है, शूट फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन होती है। मतलब कैलस जब बन जाता है तो हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बनने लगते हैं, शूट और रूट बनने लगते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस का जो भी स्टेप है। ठीक, देखिए सबसे पहले है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, ऑर्गन का जेनेसिस, ऑर्गन का बनना। तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, रूट्स और शूट फ्रॉम द कल्चर्ड एक्सप्लांट। तो जो कल्चर्ड एक्सप्लांट है, जिस एक्सप्लांट पे आपने कल्चर किया है और वो अब कैलस बन चुका है, तो अब उससे क्या होना है, जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, प्लांट्स का ऑर्गन क्या होगा, शूट और रूट होगा। मतलब शूट पे लीव्स, स्टेम्स होंगी। तो यही जो फॉर्मेशन है शूट्स और रूट का, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है, जो पूरा हमारा स्टेप है वो चलता रहेगा, कैलस तक का स्टेप चलता रहेगा। मतलब आप एक एक्सप्लांट लेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा क्लीन कर लेंगे, फिर आप न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको डालेंगे, इंक्यूबेट करने के बाद क्या हो जाएगा, कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। वहाँ तक स्टेप हमारा सेम चलता रहेगा। उसके बाद जब कैलस बन जाता है तो शूट इंडक्शन होगी। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होना है, शूट और रूट बनना है। तो उसके बाद क्या होता है, जब कैलस बन जाता है तो शूट इंडक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि to induce shoot formation, the callus is transferred to a medium with a higher concentration of cytokinin। साइटोकाइनिन, तो देखिए कैलस बन चुका है, और कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, वो किसी भी तरीके का सेल बना सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके का सेल में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो शूट इंडक्शन करवाने के लिए, शूट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, उस कैलस को क्या करना पड़ता है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, सब कल्चरिंग करनी पड़ती है। और ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसमें साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। ठीक है, शूट बनने के लिए क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। मतलब उस कैलस में शूट फॉर्मेशन होगी। तो साइटोकाइनिन वाले हायर कंसंट्रेशन वाले न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है। मतलब उस न्यूट्रिएंट मीडियम में और भी सारी चीज़ें मौजूद है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन आपने क्या किया है, उसमें साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में उस कैलस को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये होता है शूट इंडक्शन। तो इससे क्या होता है कि दिस प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स फ्रॉम द कैलस। ये क्या करता है, कैलस से शूट की डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, बढ़ावा देता है। फिर आपने उसको डाल दिया साइटोकाइनिन वाले जो मीडियम है उसमें, उसके बाद होता है, तो ये शूट इंडक्शन होता है। उसके बाद शूट इलोंगेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड शूट है वो क्या होते हैं, आर ट्रांसफर टू अ मीडियम विथ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन विच अलाउज देम टू इलोंगेट एंड डेवलप फर्दर। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, उस कैलस को हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, मतलब साइटोकाइनिन की मात्रा जिसमें ज़्यादा है, साइटोकाइनिन क्या है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, हार्मोन है। ठीक, तो उसमें डाला जाता है, तो शूट का इंडक्शन हो जाता है, शूट बन जाता है। ठीक, अब तुरंत नहीं बन जाएगा, कुछ दिनों बाद शूट बन जाएगा। जब शूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो अब उस शूट को उठा के कहाँ जाता है, एक ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है जिसमें साइटोकाइनिन की मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक, और उससे क्या होती है कि शूट इलोंगेशन होता है, वो जो शूट बना है वो थोड़ा लंबा होता है, बढ़ता है। ठीक, तो ये शूट इलोंगेशन होता है। तो शूट मान लीजिए शूट बन भी गया, उसका इलोंगेट भी हो गया, तो हमारा शूट सिस्टम बन गया। अब क्या होता है, रूट इंडक्शन होगा, रूट की फॉर्मेशन की जाएगी तो रूट इंडक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है कि वंस द शूट्स हैव इलोंगेटेड, दे कैन बी ट्रांसफर टू अ मीडियम विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स टू इंड्यूस रूट फॉर्मेशन। तो देखिए पूरा शूट सिस्टम हमारा बन गया। अब शूट बन गया तो अब उस शूट को उठा के एक ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसके पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, बढ़ावा देता है। तो अब उसको ऑक्सिन वाले कंसंट्रेशन वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया गया। अब उसमें क्या होगी, रूट फॉर्मेशन होगी। तो क्या बन जाएगा, फिर रूट बन जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद हमारा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों डेवलप हो जाएगा, हमारे प्लांट डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फील्ड में। ठीक है, ये जो शूट बनने की प्रोसेस, सॉरी रूट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको राइजोजेनेसिस कहते हैं। ठीक,
ये हमारा हो गया कि क्या कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब शूट भी बन गया, रूट भी बन गया। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो कैलस बनना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक हायर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो शूट बन जाती है। उसके बाद उस शूट को एक थोड़े लोअर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो शूट इलॉन्गेशन हो जाता है। उसके बाद जब शूट बन जाता है, अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो एक उसको दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास शूट और रूट दोनों डेवलप हो जाते हैं, हमारे पास एक प्लांटलेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है ना, ये दो तरीक़ों से होता है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है ना, इसमें डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है रूट और शूट की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो कैलस है ना, बीच वाला जो सिस्टम जो कैलस बन रहा है ना, वो कैलस नहीं बनता है। डायरेक्ट सेल न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं और फिर डायरेक्ट उससे क्या होता है, शूट और रूट बन जाता है। तो जिस ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कैलस का नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और वहीं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि शूट और रूट बनने से पहले कैलस का फॉर्मेशन होता है, तो हम कैलस वाले सिस्टम से ही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो दो तरीक़ों की ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली प्लांट्स ऑर्गन्स बन जाते हैं, शूट्स और रूट बन जाती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, एक कैलस का फॉर्मेशन होता है और उससे क्या होती है, इनडायरेक्ट रूप से, मतलब कैलस बन जाता है, उसके बाद शूट और रूट बनता है, तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया हमारा। अब एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन, अब एम्ब्रियोजेनेसिस है मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये होता है हमारा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए, नॉर्मली जब होता है नेचर में, तो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जब, तो क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, जाइगोट बनेगा, पॉलिनेशन होगी, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो वो हमारा क्या है, वो क्या होता है, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है। लेकिन अब हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कुछ जाइगोट वाला सिस्टम तो आया नहीं। तो यहाँ पे क्या होती है, सोमैटिक सेल से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है, तो देखिए, embryogenesis in plant tissue culture refers to the process of inducing the formation of embryos from cultured cells or tissues। तो जो सेल्स को कल्चर किया गया है, जिन टिश्यूज को कल्चर किया गया है, जब उनसे एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनने को इंड्यूस किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, जो सेल्स कल्चर्ड की गई हैं, जब उनसे एम्ब्रियो बनाया जाता है, तो उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का स्टेप क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेम एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जिसमें कैलस की फॉर्मेशन नहीं होती है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है, वो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, और जिसमें कैलस की फॉर्मेशन होती है वो इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसका स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। So the process begins with the selection and preparation of suitable explant. These explants are sterilized and placed on a nutrient medium containing specific plant growth regulator. तो ये सिंपली हमारा वही प्लांट टिश्यू टेक्निक का जो नॉर्मल स्टेप है वही चलता रहेगा कि आप एक एक्सप्लांट चूज़ करेंगे, उस एक्सप्लांट को स्टेरलाइज करेंगे, स्टेरलाइज करने के बाद उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाएगा। अब उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जब डाला जाएगा, तो वहाँ पे वो जब इंक्यूबेट किया जाएगा, तो इंक्यूबेट करने के बाद कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। कैलस क्या होता है, हमारा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाता है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल हमारा वो स्टेप चलता रहता है। तो दूसरा क्या हुआ, कैलस इंडक्शन हो जाता है। तो द एक्सप्लांट्स आर कल्चर्ड ऑन अ मीडियम सप्लीमेंटेड विथ ऑक्सिन्स। तो जो एक्सप्लांट्स होते हैं उनको ऐसे मीडियम पे कल्चर किया जाता है जहाँ पे ऑक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि 2,4-D और NAA, विच प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ये क्या करते हैं, ये कैलस की फॉर्मेशन को प्रोमोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम में हर चीज़ होती है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सेल की ग्रोथ के लिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं।
नेक्स्ट क्या होता है एम्ब्रियोजेनिक कैलस फॉर्मेशन। ये तो कैलस फॉर्मेशन हो गया, इंडक्शन हो गया। अब एम्ब्रियोजेनिक कैलस फॉर्मेशन क्या है? तो विद इन द कैलस सम सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो जो कैलस बना है तो उसमें कुछ सेल्स क्या करते हैं ना, डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को जाते हैं। अब डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि जो सेल डिफरेंशिएटेड होती हैं, मतलब उन्होंने अपनी डिवाइड करने की जो कैपेसिटी खो दी होती है, वो फिर उसे उसको रीगेन कर लेती है। मतलब वो क्या करेंगी, अब डिवाइड करेंगी, ठीक, डिवाइड करेंगी अब, और अनडिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होंगी। तो क्या होता है यहाँ पे कि एम्ब्रियोनिक कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो कैलस बना होता है उसमें से कुछ सेल्स क्या करती हैं, डी डिफरेंशिएशन में चली जाती है, और वहाँ पे ये वेयर है, दे लूज दियर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड बिकम एम्ब्रियोजेनिक। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करती है, डी डिफरेंशिएशन के माध्यम से वो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक को अपना लेती हैं और एम्ब्रियोजेनिक बन जाती हैं, मतलब ऐसे सेल जो एम्ब्रियो बना सकते हैं। ठीक है, दीज एम्ब्रियोजेनिक सेल्स हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। अब इन एम्ब्रियोजेनिक सेल्स के पास पोटेंशियल होती है कि वो एम्ब्रियो में क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। ठीक, तो सिंपली क्या हुआ कि कैलस फॉर्मेशन हुई, नॉर्मल सीरीज चलती आ रही है हमारी स्टेप। और कैलस फॉर्मेशन में कुछ सेल्स क्या होती हैं, कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएशन में चली जाती हैं और वो एम्ब्रियोजेनिक सेल बन जाती हैं। अब ये जो एम्ब्रियोजेनिक सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियोज बना सकती हैं, उनके पास पोटेंशियल होती है कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो the embryogenic cells within the scalus start to differentiate and form small globular structures known as proembryos। तो अब जो एम्ब्रियोजेनिक सेल्स बनी है कैलस में वो क्या करने लगती हैं, अब वो डी डिफरेंशिएट हुई थी लेकिन अब डी डिफरेंशिएट होंगी, मतलब फिर से अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी खो के, मतलब वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर और फंक्शन में आ जाएंगी। तो क्या होता है कि जो एम्ब्रियोजेनिक सेल बनी है वो क्या करती है, डिफरेंशिएट होना शुरू कर देती है और कुछ स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाने लगती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो प्रो एम्ब्रियो होती है वो और ज़्यादा एडवांस, क्योंकि जब एम्ब्रियो बनता है तो उसकी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। ठीक है, जैसे प्रो एम्ब्रियो हो गया, उसके बाद हार्ट शेप्ड, टॉर्पीडो शेप्ड, कॉटिलेडनरी एम्ब्रियो, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट में अलग अलग स्टेजेस आती हैं। तो वो चीज़ चलता रहेगा, रिजेंबलिंग द स्टेजेस ऑफ जाइकोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, और ये जाइकोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को फॉलो करती हैं। ठीक, देखिए क्या हुआ, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कैलस बन गया, कैलस में क्या हुआ कि कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट हुई और वो क्या बन गई, एम्ब्रियोजेनिक सेल बन गई। अब ये एम्ब्रियोजेनिक सेल क्या करती है, डिफरेंशिएट होती हैं और क्या करने लगती हैं, कुछ स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाने लगती है प्रो एम्ब्रियो। अब ये प्रो एम्ब्रियो क्या करती है, हार्ट शेप में, फिर टॉर्पीडो शेप में, फिर कॉटिलेडनरी एम्ब्रियो बनाने लगती है। सेम जैसा जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है ऐसे ही एम्ब्रियो की स्टेजेस फॉलो करके एक पूरा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बना देंगी। ठीक, उसके बाद होता है मैच्योरेशन। तो द एम्ब्रियो अंडरगोज अ मैच्योरेशन phase where they acquire the ability to germinate and develop into the complete plant। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो अलग अलग स्टेजेस पे जा रही थी तो वो मैच्योरेशन फेज में आती है और वहाँ पे मैच्योर हो जाती है और वो एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो क्या कर सकती है, जब जर्मिनेट कर सकती है और एक पूरे के पूरे प्लांट में, कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सकती है। दिस स्टेज इज ऑफन इंड्यूस बाय एडजस्टिंग द ग्रोथ रेगुलेटर कंसंट्रेशन इन द कल्चर मीडियम। तो इसके लिए भी मैच्योरेशन के लिए भी जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो प्लांट हार्मोन्स होती है, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। ठीक, तो ये मैच्योरेशन फेज होता है। उसके बाद जर्मिनेशन। तो द मैच्योर एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू अ मीडियम दैट सपोर्ट्स जर्मिनेशन। तो अब ये जो एम्ब्रियोज मैच्योर हो गई है, फुल्ली डेवलप हो गई हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, एक ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो जर्मिनेशन को सपोर्ट कर देते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे रेगुलेटर्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो जर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं। दे डेवलप इनटू प्लांटलेट्स विद शूट एंड रूट। अब वो क्या होता है, ऐसे प्लांटलेट में डेवलप होता है जिसके पास शूट और रूट होती है। ठीक, उसके बाद एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है, मतलब उसको जब प्लांटलेट पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उसको फील्ड में या फिर ग्रीन हाउस में ग्रो कराया जाता है। ठीक, तो ये पूरा होता है और टाइप्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस चलता रहता है और इसी के साथ हमारा जो प्लांट टिश्यू कल्चर का कह सकते हैं कि एक तरह से टेक्निक, ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।